वो 11 साल का बच्चा है उसका, और 6 कुत्तों ने मिलकर उसे काटा। कहा कि अगर मेरे हाथ में उस वक्त थी तो मैं उस वक्त सारे कुत्तों को मार देती। कि एक 13 साल की लड़की जो रेलवे स्टेशन पे सो रही है, उसका रेप नहीं हो रहा है, उसको छेड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि उसके बगल में कुत्ता सो। ये है ना कि जो इमीडिएट सोल्यूशन की बात हो रही है वो सोल्यूशन है ही नहीं। अब जरूरी नहीं कि आप ही ने पत्थर फेंका है तो आपको बाइट करेंगे। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट पौलोमी पावनी शुक्ला जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। So, मैम, सबसे पहले ये बताइए, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया, ऐसा कोई ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि सड़क से आवारा कुत्तों को हटा दिया जाए? और मैम, आखिर ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ? तो धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों का जानना, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत गलत फहमियाँ फैल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि सड़क से सारे कुत्ते हटा दिए जाएं। 11 अगस्त को पिछले वर्ष जस्टिस पारदीवाला ने एक सुओ मोटो केस, मतलब उनने किसी एक खबर पढ़ी जिससे वो खुद अफेक्ट हो गए थे, उनने ये ऑर्डर दिया कि दिल्ली के सारे कुत्ते हटा दिए जाएं। उसके बाद जब लोग ये इस केस में जब इनने ये ऑर्डर दिया था तब उनने ना सुनवाई करी थी, ना उनको कोई फैक्ट्स पता थे। वो भावुक हो गए थे। उसके बाद जब फैक्ट्स बताए गए और सुनवाई हुई, उसके बाद जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अंजारिया का एक अलग बेंच बना, एक 3 जस्टिस का बेंच, जिनने 22 अगस्त को ऑर्डर दिया कि नहीं, कुत्ते ना हटाए जाएं। ऑन दी अदर हैंड एबीसी पे फोकस किया जाए। एबीसी का मतलब है एनिमल बर्थ कंट्रोल, और जो हमारा कानून है उसके हिसाब से कुत्तों की पॉपुलेशन मैनेज करी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आग्रह किया स्टेट से कि आप हमें रिपोर्ट्स दीजिए रेगुलरली। उस मामले में रिपोर्ट्स नॉर्मली नहीं पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 7 को खुद अपना उनने जब स्टडी करा तो उनने ये कहा कि जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वहाँ के कुत्ते हटाएं और उनको शेल्टर में डालें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि चाहे वो 11 अगस्त का ऑर्डर था जिसमें जस्टिस पारदीवाला ने बहुत क्लियरली लिखा था कि किसी भी प्रकार की क्रूअल्टी नहीं होनी चाहिए, कुत्तों को भूखा नहीं रहना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट कुत्तों की भी ध्यान रखना चाहता है, उनके साथ कोई क्रूर व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये जस्टिस पारदीवाला ने खुद भी लिखा और ये बात बार बार रिपीट भी हुई है ऑर्डर्स में। दूसरी ये गलतफहमी चल रही है कि फीडिंग मना कर दी गई। फीडिंग बिल्कुल नहीं मना करी गई। फीडिंग मना हो भी नहीं सकती क्योंकि हमारे लॉ के तहत फीडिंग लीगल है। जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने बस इतना कहा कि फीडिंग पॉइंट्स बनने चाहिए। हर जगह खाना खुले में डाल देना, कहीं भी डाल देना, हाँ, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। और इस बात से हम सब लोग सहमत हैं। फीडिंग पॉइंट्स बनने चाहिए और फीडिंग रेगुलेटेड होनी चाहिए और फीडिंग रेगुलर होनी चाहिए, उससे प्रॉब्लम कम होती है। इससे ये है करंट ऑर्डर। बट अभी भी इंस्टीट्यूशन से भी कुत्ते निकालना तभी पॉसिबल है जब शेल्टर्स बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कुत्ते हटा के इधर उधर फेंक दीजिए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अभी जब शेल्टर्स नहीं हैं और शेल्टर्स की कैपेसिटी लिमिटेड है, तब तक कुत्तों का हटाना अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ है, और ये एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दूसरा जो आपने पूछा, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ। एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई कि एक छोटी बच्ची रेबीज से मर गई। इस बात से जस्टिस पारदीवाला बहुत भावुक हो गए। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि वो लड़की रेबीज से नहीं मरी थी। उसको एक डिजीज हुई थी जिसे कहते हैं एडम। एडम एक खुद ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब आपकी खुद की इम्यूनिटी ने आपको अटैक किया। उसको डॉग ने काटा था, ये बात सही है उसे, लेकिन डॉग ने काटा था 2 महीने पहले। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन होता है। 7 से 10 दिन में अगर आपको सिम्टम्स नहीं आए तो चांसेस कि आपको रेबीज होंगी ऑलमोस्ट 0 हैं। तो उस बच्ची का और रेबीज का वेरिफिकेशन सिर्फ ब्रेन काट के हो सकता है। देर इज़ नो वे टू वेरीफाई रेबीज, और कोई टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई MRI नहीं है, कोई तरीका नहीं है। पोस्टमार्टम में ब्रेन टिश्यू का एनालिसिस जब होता है तभी रेबीज वेरीफाई होती है। तो उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉसिबल रेबीज वायरस लिखा था, पर वो भी बाद में ऐड किया गया। पर उसको जो हुआ एडम जो बीमारी है वो किसी भी वायरस से हो जाती है। कॉमन कोल्ड से हो जाती है, आपको कोविड से हो सकती है, आपको स्वाइन फ्लू से हो सकती है। वो आपकी इम्यूनिटी आपके ब्रेन को अटैक कर रही है। तो उससे हुआ, और इस गलत फहमी से एक पूरी ये आज डिबेट खड़ी हो गई है। हाँ, और इसके बहुत फैसेट्स हैं, लेकिन कुत्तों को हटाना फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की मंतवना नहीं है।
मैम थोड़ा ये भी बताइए कि आखिर आप कैसे इस केस से जुड़ी हुई हैं, आपकी क्या भूमिका रही है इस केस में। सो और मैम एक आपका स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हुआ था, उसके बारे में भी थोड़ा सा हाँ, बताइएगा। तो बेसिकली मेरा इस केस से, देखिए, मेरा कुत्तों के लिए एक प्रेम तो है, जी और ये प्रेम जहाँ से शुरू हुआ उसी कारण से मैं इस केस से भी जुड़ी हूँ। तो मैं एक एक्टिविस्ट, आपने जैसे बताया, हूँ, लेकिन मैं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मैंने अपनी जंग शुरू करी थी जब मैं लॉ पढ़ना शुरू किया था अनाथ बच्चों के हक के लिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये बच्चे इनविजिबल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया हैं। हम सब लोग आते हैं, सड़क पे होते हैं, ये बच्चे हमसे भीख मांगते हैं, हम इनको देखते हैं, हमें दर्द होता है, लेकिन फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिजी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं इन बच्चों का क्या हो रहा है। हमारे देश में 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्फन्स, लेकिन हमारे सेंसस में भी नहीं गिने जाते हैं। ये बच्चे सड़क पे रहते हैं 1 लाख से कम अनाथालय में, बाकी बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, ये बात हमें पता ही नहीं है, ना स्टेट को पता है, ना सोसाइटी को पता है। और इससे मैंने ये जंग स्टार्ट करी कि इन बच्चों की एक आवाज़ उठाऊं, इन बच्चे जिनके पास कोई नहीं है बोलने के लिए, इनके लिए मैं एक आवाज़ बनूं, इनकी इनविजिबिलिटी हटाऊं, लोगों को दिखाऊं कि ये बच्चे हैं, ये ज़रूरतमंद हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बोलो वो मदद नहीं करना चाहता है, उसने बस सोचा ही नहीं है। तो मैं एक तरीके से सोसाइटी को, स्टेट को, कोर्ट को मजबूर करूँ कि इन बच्चों के बारे में आप सोचें। ठीक बात है। और इन्हीं बच्चों से मैं जुड़ी थी, जिसके कारण मैं इस केस से जुड़ी। हमारे, जैसे मैंने अपने कोर्ट में कहा था कि एक 13 साल की लड़की जो रेलवे स्टेशन पे सो रही है, उसका रेप नहीं हो रहा है, उसको छेड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके बगल में कुत्ता सोता है। अगर वो कुत्ता आप हटा दोगे रेलवे स्टेशन से, तो उस बच्ची को स्टेट ने क्या दिया है? क्या पुलिस दी है? क्या सीसीटीवी कैमरा दिया है? क्या घर वाले दिए हैं? क्या दीवारें दी हैं? कुछ भी नहीं दिया है। तो ये सड़क के कुत्ते और सड़क के बच्चे दोनों एक पैरेलल इग्नोर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं। और ये बात आप लोग सब बहुत देखते होंगे, जो बच्चे सड़क पे रहते हैं, जो गरीब लोग सड़क के कोने में सोते हैं, वो उन कुत्तों से नहीं डरते हैं। उनके बगल पे कुत्ता सो रहा होता है, कई लोगों के ऊपर कुत्ता सो रहा होता है, ये बच्चे खेलते हैं इन कुत्तों से। एक तरीके से ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का बॉन्ड बनता जा रहा है, क्योंकि और कोई तो है नहीं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब ये बात हुई कि ये कुत्ते हटा दिए जाएं, तो ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत अफेक्ट किया। तो मैंने इस केस को ज्वाइन किया। ऑब्वियसली वकील हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाना तो मेरा काम ही है। तो मुझे लगा ये बात हमें जस्टिसेस तक पहुंचानी है कि एक ये भी पहल है इस कहानी का, हाँ, एक ये कहानी का एक ये भी एंगल है। और ये कुत्तों का ये नहीं कि सिर्फ काट रहे हैं बच्चों को, ये बच्चों को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अभी कोलकाता में एक नवजात शिशु को फेंक दिया गया पैकेट में, सड़क के कुत्तों ने उसको घेर के रात भर गर्मी दी, तब वो जिंदा रही, अगले दिन मिली। ऐसी बहुत कहानियाँ हैं। तो ये बात कोर्ट तक पहुंचाने के लिए मैं पहुंची। और दूसरा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि हम लोग बात कर रहे हैं कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने की, और बात कर रहे हैं 20,000 करोड़ की, 55,000 करोड़ की। ये बहुत पैसा होता है। हमारे देश में 1.5 करोड़ अनाथ बच्चे हैं जिनके पास कोई शेल्टर, कोई घर, कोई आसरा नहीं है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कुत्ते बच्चों को काटते हैं, तो कुत्तों को सड़क पे हटाने से पहले बच्चों को नहीं हमें सड़क से हटाना चाहिए। ये भी मुझे सुप्रीम कोर्ट को बताना था कि आप प्लीज़ इस बात पे विचार करें, इन बच्चों के लिए शेल्टर बना दें। अगर इतना बजट आउटले हो रहा है शेल्टर्स के लिए, तो पहले शेल्टर का हक इस बच्चों का है। ट्रू, दैट्स व्हाई यू जॉइन दिस। यस, दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस। लेकिन मैम, अगर बात की जाए स्ट्रे डॉग्स को हटाने की, उन्हें शेल्टर्स में डालने की, तो क्या ये सोल्यूशन फीसिबल है? और अगर ये सोल्यूशन फीसिबल नहीं है, तो इसके पीछे आप क्या फैक्ट्स देना चाहेंगे? देखिए, अभी ये लोग कहते हैं नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स, कोई सेंसस तो हुआ नहीं है देश में, तो नंबर्स बहुत वैरी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 1.5 करोड़ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 6 करोड़ है। बट आप 1.5 करोड़ भी मान लीजिए, 1.5 करोड़ कुत्तों को शेल्टर में डालना, उनको खाना खिलाना, उनके लिए स्टाफ रखना, वैक्सीनेशन होना, इंश्योर करना कि डिजीज़ ना हो, ना कुत्तों को और मोर इम्पोर्टेंटली ह्यूमंस को ना हो, इसका फीजिबिलिटी बहुत इम्पॉसिबल है। अभी दिल्ली NDMC ने एक टेंडर किया है, उनने 100 रुपीज़ पर डॉग का सिर्फ खाना रखा है, 3,000 रुपीज़ पर डॉग का मंथ। आप इसको आधा भी कर लीजिए, आप इसको 1.5 करोड़ कुत्तों से मल्टीप्लाई करिए, ये नंबर्स पॉसिबल ही नहीं है। और इतनी शेल्टर्स बनेंगे कहाँ, इतनी ज़मीन आएगी कहाँ से? तो ये सल्यूशन
अनफीजिबल है सबसे पहले नंबर्स पे। दूसरा कि जो कुत्तों को शेल्टर में डालने की खुद की रिस्क कितनी है, शेल्टर में क्यों नहीं हम लोग डाल सकते हैं। जब भी जानवर एक साथ होते हैं, कोई भी जानवर हो, तो डिजीजेस आपस में फैलती हैं। एक जानवर बीमार पड़ेगा, वो वायरस रेप्लिकेट करेगा 10 जानवर में। जब वायरस बार बार रेप्लिकेट करता है तो वो वायरस जानवर से ह्यूमंस में जंप कर जाता है। इसको कहते हैं जूनोटिक डिजीज़। ये बहुत बड़ी रिस्क है। जूनोटिक डिजीज़ से हम लोग बहुत सफ़र कर चुके हैं। कोविड भी जूनोटिक डिजीज़ थी, और वो एक एनिमल, लोग कहते हैं एक एनिमल लाइव मार्केट से आई थी, बैट्स जहाँ पे थे। एक एनिमल लाइव मार्केट और एक शेल्टर में फ़र्क क्या है? बात तो बराबरी है। आप जानवरों को एक साथ केज में बंद करके रखना है, वहीं पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहीं कुत्ते बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ फीसीज भी है, यूरिन भी है, वहाँ कितनी हाइजीन मेंटेन्ड है। वो अगर डिजीज़ रेप्लिकेट कर कर ह्यूमंस में आ जाएगी तो हम लोग एक बड़ा एपिडेमिक क्रिएट कर सकते हैं। और कोविड सिर्फ अकेला नहीं है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, निपा, जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये सारी डिजीज़ेज़ आई हैं जानवरों से ह्यूमंस में। और कुत्तों को जो डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे पार्वोवायरस, डिस्टेम्पर, रेबीज़, ये अगर ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने लगी तो कितना बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। एक केस है बहुत फेमस मेडिकल साइंस का, इसे कहते हैं ब्रैकन केव केस। उसमें 2 एक्सप्लोरर्स गए थे एक केव में, वहाँ चमगादड़ थे, कोई चमगादड़ ने उनको काटा नहीं, कोई उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ। वो वापस आए, उनको रेबीज़ हो गया और दोनों मर गए। अगर रेबीज़ ड्रॉपलेट वायरस बन जाएगा, मतलब खांसी से ट्रांसमिट होने लगेगा, रेबीज़ 100% फेटल डिजीज़ है और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए कुत्ता काटता तो आपको पता है कि कोई कॉज हो सकता है, हम वैक्सीन लगवा लें, बट ऐसे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हाउ विल यू प्रिवेंट इट? ये एपिडेमिक जो होगा बहुत सीरियस होगा। और यूएस में ऑलरेडी एक डिजीज़ आ चुकी है कुत्तों से ह्यूमंस को, उसका नाम है कैम्पेलोबैक्टर जेजूनी। ये आती है पपी मिल से। पपी मिल मतलब जहाँ ब्रीडिंग होती है, जहाँ बहुत सारे पपीज़ पैदा होके बिकते हैं, बट उसमें और शेल्टर में फ़र्क ही क्या है? ठीक बात है। एंड ये डिजीज़ अफेक्ट करती है लार्जली बच्चों को, और ये कॉज करती है सिवियर डायरिया। और सबको पता है जब बच्चों को डायरिया होती है कितनी उनकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। हमारे देश में तो चाइल्ड डायरिया एक प्रॉब्लम है, तभी ORS का इतना मूवमेंट हुआ। तो हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए शेल्टर में डालना सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कुत्तों के लिए क्रूएल्टी है, शेल्टर में डालना ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ी रिस्क है। इतना मास शेल्टरिंग एनिमल्स की कहीं दुनिया में रेकमेंड नहीं होती है। इसीलिए WHO इसके अगेंस्ट बार बार बोलता है, मेजर थ्रेट्स हैं। हाँ, इसमें मेजर थ्रेट है। और ये कहना कि ये सिर्फ फ्यूचर की थ्रेट है, बट ये तो हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके। कोविड ने जितना हमारे देश को और दुनिया को रोका था। जब बर्ड फ्लू होता है हम लोग क्या करते हैं? बर्ड्स को कल करते हैं, डेंसिटी रिड्यूस करते हैं। क्यों डेंसिटी रिड्यूस करते हैं? क्योंकि वही तरीका है ह्यूमंस में ना आए। ये हम लोग कब तक करते रहेंगे? और थर्ड रिस्क जो सबसे बड़ी है, आप डॉग्स को एकदम से हटा दोगे सड़क से तो क्या होगा सड़क पे? ये तो है नहीं कि हमारे भंडारे रुक जाएंगे, ठेलों पे खाना नहीं होगा। क्या चूहे नहीं बढ़ेंगे? क्या बंदर नहीं बढ़ेंगे? क्या सांप नहीं बढ़ेंगे? अभी हमारा देश, कभी ये सोचने की बात है कि इतना खाना है, इतनी कंडीशंस अनहाइजीनिक है, ओपन सीवेज है, तब भी इतने चूहे हैं नहीं हमारे देश में जितने हो सकते हैं। अभी भी प्लेग नहीं होता है हमारे देश में। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये नेचुरल इकोसिस्टम बैलेंस्ड है। तो जो लोग कहते हैं कि अरे विदेश में शेल्टरिंग काम कर गई, पर विदेश में सड़क पे खाना पॉसिबल ही नहीं है। विदेश पे आप कचरा फेंक नहीं सकते ज़मीन पर। यहाँ हम लोग पत्तल पे चाट खाते हैं और पत्तल बगल में डाल देते हैं, उसमें खाना बचा। शेल्टर्स का हाइजीन लेवल भी उनके शेल्टर्स का हाइजीन लेवल, प्लस उन लोगों ने बहुत डॉग पॉपुलेशन मैनेज करने के बाद शेल्टरिंग करी है। 1.5 करोड़ 6 करोड़ कुत्ते कहीं शेल्टर्स में नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो ये पब्लिक हेल्थ हर एस्पेक्ट से देखना ज़रूरी है, एंड लार्जली पब्लिक के लिए क्या गुड है वो भी देखना ज़रूरी है। सूरत में अब इसका लिंक कुछ लोग कहते हैं वेरीफाइड है, कुछ नहीं है, बट फैक्ट्स ये हैं कि सूरत में 25,000 कुत्ते मारे गए थे। उसके इमीडिएटली बाद ब्यूबोनिक प्लेग आया था। अब उसके कारण आया था नहीं आया था इस पे डिबेट है, लेकिन ब्यूबोनिक प्लेग आया था एंड 57 पीपल मर गए थे 3 हफ्ते में। हमारा रेबीज़ का डेटा कहता है कि पूरे साल में पिछले साल 54 लोग मरे हैं, 54 पीपल हैव डाइड ओनली। तो 57 लोग 3 हफ्ते में मर गए थे। प्लेग बहुत डेंजरस बीमारी है। रेबीज़ फुल्ली प्रिवेंटेबल है, प्लेग
नॉट फुल्ली प्रिवेंटेबल है। तो ये दीज आर रिस्क्स जो आप ले रहे हैं। और कुत्तों को हटाने से ज़रूरी नहीं कि कुत्ते ख़त्म हो जाएंगे। हमारे सब शहर जंगलों के आसपास हैं, बहुत ग्रीनरी है। क्या जंगल में कुत्ते नहीं होते जिनको हम लोग जंगली कुत्ता कहते हैं? खाना होगा वो नहीं आएंगे शहर में। वो तो ह्यूमन बींग्स के आदी नहीं है, उनको तो पता ही नहीं ह्यूमन बींग्स हैं क्या। वो क्या अग्रेसिव नहीं होंगे, वो काटेंगे नहीं। इसको कहते हैं वैक्यूम इफेक्ट। वैक्यूम इफेक्ट एक क्रिएट होता है, आते हैं लोग, और ये बार बार रिपीट करके दुनिया ने देखा है। ठीक बात है। तो इसलिए शेल्टरिंग एकदम से हटा देकर शेल्टरिंग सिर्फ ये सोल्यूशन हम लोग नहीं आए। मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम पहला देश नहीं है जो ये फेस कर रहे हैं, हम लोग आखिरी भी नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम सोसाइटी ने हज़ारों बार फेस करी है, ह्यूमन सोसाइटी ने, और हर प्रकार की चीज़ ट्राई हो चुकी है। कलिंग ट्राई हो चुकी है कि मास्क मार लीजिए, फ्रॉम शेल्टरिंग ट्राई हो चुकी है, एकदम से हटा दीजिए। बार बार साइंस ने एक ही चीज़ दिखाई है कि और कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ ABC काम किया है। जब पॉपुलेशन धीरे धीरे रिड्यूस होती है ताकि इन्वायरमेंट स्टेबल रहता है, इन्वायरमेंट अपने आप को स्टेबल रखता है, इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। तो मैम अगर ये सोल्यूशन फिजिबल नहीं है और आप एक सोल्यूशन दे रहे हो तो उस सोल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में आप शेयर करिए कि व्हाट कुड बी द सोल्यूशन नाउ। सी सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नया नहीं है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये कई कंट्रीज़ ने सक्सेसफुली करा है। नेदरलैंड्स ने किया है, तंजानिया हमसे गरीब देश है, उसने ये सोल्यूशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे 75% डॉग बाइट्स रिड्यूस करी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ डॉग पॉपुलेशन रिड्यूस करी, वो तो करी ही है, बट बाइट्स भी रिड्यूस करी हैं। ये सोल्यूशन के 2-3 एंगल्स हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल। मतलब हम लोग कुत्तों की नसबंदी करें। इससे 3 फायदे होते हैं। सबसे पहले हार्मोनल अग्रेशन कम होता है। आप कुत्ते की नसबंदी कर देंगे, मेल डॉग या फीमेल डॉग, जब आप हार्मोन्स ख़त्म कर देंगे तो नेचुरली अग्रेशन कम हो जाएगा। सेकेंडली, रीज़न ऑफ अग्रेशन कम होता है। कुत्ते क्यों अग्रेसिव होते हैं? जब एक फीमेल हीट में होती है या वो बच्चे देने के लिए तैयार होती है, अगर इस लैंग्वेज में समझें, तो मेल कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं, तो वो एक हाइटेंड अग्रेसिव स्टेट में होते हैं। अगर उनमें हार्मोन्स ही नहीं होंगी तो उनका रीज़न ही नहीं है आपस में लड़ने का। उसी हाइटेंड अग्रेसिव स्टेट में कभी कभी ह्यूमन बींग्स कट जाते हैं, तो वो अग्रेसिव स्टेट नहीं है। फीमेल डॉग्स तभी काटती हैं जब वो अपने पपीज़ को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, बट अगर उनकी नसबंदी हो गई और पपीज़ हैं ही नहीं तो वो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट भी नहीं है, तो रीजन ऑफ अग्रेशन कम होता है। और थर्ड, पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाती है। 4 to 6 ईयर्स होती है एक डॉग सड़क के कुत्ते की एवरेज लाइफ, बहुत लंबी लाइफ नहीं है। तो अगर आप डॉग पॉपुलेशन इफेक्टिवली स्टेरिलाइज कर ले, सो विद इन हम लोग 10 ईयर्स वी शुड अचीव अ नियरली नो डॉग स्टेटस। ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। और कहना कि 10 साल बहुत लंबा टाइम है, बट 1.5 करोड़ कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना, उनको हटाना, उनको मैनेज करना, वो भी मुझे लगता है 10 साल तो इज़ नॉट इनफ टाइम लाइन। तो दिस इज़ द मोर इफेक्टिव थिंग। इट्स ऑल्सो इकोनॉमिकली इफेक्टिव। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से क्या होता है, अगर डॉग आपको अटैक भी करेगा, एटलीस्ट रेबीज़ नहीं होगा। रेबीज़ होने का कोई कारण एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया में। इन द वर्ल्ड रेबीज़ इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़। हमारे देश में लोग क्यों मर रहे हैं रेबीज़ से, कुत्तों को क्यों रेबीज़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो डिज़ीज़ इंजेक्शन से प्रिवेंट हो सकती है, ना सर्जरी चाहिए, ना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड दवा का रूटीन चाहिए, बस इंजेक्शन से प्रिवेंट हो सकती है, वो डिज़ीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है। जैसे स्मॉल पॉक्स हमने इरेडिकेट किया, हम लोग को रेबीज़ भी इरेडिकेट कर लेना चाहिए। और हमारे यहाँ बना है नेशनल एक्शन प्रोग्राम फॉर रेबीज़ एलिमिनेशन, नाप्रे, एक बना है इंडिया में, बट उसकी फंडिंग की भी प्रॉब्लम रही है और उस पर फोकस भी नहीं रहा है, इसलिए हो रहा है। वो नाप्रे का डेटा दिखाता है कि आदमी जब डॉग बाइट होती है 23% लोग वैक्सीनेशन ही नहीं लगवाते हैं, एंड 49% लोग पूरा वैक्सीन का कोर्स नहीं कंप्लीट करते हैं। एक वैक्सीन लगवा लेंगे, 2 वैक्सीन लगवा लेंगे, एंड इसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। 70% डॉग्स अगर वैक्सीनेटेड हैं किसी एरिया में तो उस एरिया को रेबीज़ फ्री माना जाता है साइंटिफिकली। एंड डॉग्स को हर साल वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डेटा कहता है कि अगर डॉग 3 बार वैक्सीनेट हो गया, मतलब 3 साल रेगुलरली वैक्सीनेट हो गया, तो वो इम्यून टू रेबीज़ हो गया है। तो वैक्सीनेशन तो एक मास वैक्सीनेशन नाइदर एक्सपेंसिव है नॉर इम्पॉसिबल है। जब हम अपने देश में 120 करोड़ सिटीजन्स को कोविड में वैक्सीन कर सकते हैं, तो हम लोग क्या 1.5 करोड़ कुत्तों की वैक्सीन नहीं कर सकते हैं? हम लोगों ने कंट्री का क्या ऑर्गेनाइजेशन किया था कोविड वैक्सीन के लिए,
एक सिमिलर शॉर्ट एफर्ट चाहिए इन डॉग्स की वैक्सीन के लिए। तो रेबीज कैन बी प्रिवेंटेड, बाइट्स एंड रेबीज दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड, अवेयरनेस। अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डॉग्स क्यों बाइट कर रहे हैं? आप डॉग्स पे पत्थर फेंकेंगे, डॉग्स को लाठी, हम लोगों के बच्चे डॉग्स की पूंछ खींच लेते हैं, तो डॉग्स को ह्यूमन बींग्स थ्रेट लगने लगते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप ही ने पत्थर फेंका है तो आपको बाइट करेंगे, वो ह्यूमन बींग्स को एज अ डिफरेंट स्पीशीज़ देखते हैं। तो अगर 10 में से 8 लोगों ने पत्थर फेंका है तो वो 10 को अपना एनिमी समझते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो कोई भी करेगा। एक डॉग की इंटेलिजेंस, साइंस कहती है, इज़ द इंटेलिजेंस ऑफ अ 3 to 5 year old चाइल्ड। अगर 3 से 5 साल के बच्चे को बार बार प्रताड़ित किया जाएगा तो वो भी अग्रेसिव हो जाएगा इन डिफेंस। तो अवेयरनेस ऑन हाउ टू डील विद डॉग्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग डरते नहीं है, 100% डरते, मेरे घर में बहुत लोग डरते हैं, बट डर का मतलब ये नहीं कि आप निर्दयी हो जाओ, आप इग्नोर कर दीजिए। और जो डॉग्स क्रूअल्टी से नहीं होते हैं, जो रेगुलरली फेड होते हैं, वो काटते नहीं। हम सबका एक्सपीरियंस, हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग कभी कभी कुछ एरियाज़ बाजार के जाते हैं जहाँ पे डॉग्स बस पड़े हुए हैं, आप उनके ऊपर पैर फांद के भी चले जाएं वो आपको देखेंगे नहीं। मंदिर के डॉग्स तो सर उठा के भी नहीं देखते, हिलेंगे भी नहीं, हिलेंगे ही नहीं वो आपसे। वो क्योंकि वो वेल फेड है, मंदिर के अंदर सब अपने कर्म का बहुत ध्यान रखते हैं, तो कोई कुत्ते पे क्रूरता नहीं कर रहा है और उनको कोई उसके आगे उनकी कोई नीड नहीं है। डॉग्स एज अ स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड टू टेक केयर ऑफ ह्यूमंस। तो इस कुत्ते ह्यूमंस को काटने उनकी इंस्टिंक्ट नहीं है, ये इंस्टिंक्ट बनाई जाती है। कुत्तों की इंस्टिंक्ट है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना। तभी हम लोग इतनी वफादारी की कहानियाँ सुनते हैं कि कुत्ते ने गोली खा ली, कुत्ता आगे आ गया, कुत्ते ने बचा लिया विलेज को, क्योंकि उनकी इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करना। ये इंस्टिंक्ट तोड़ते हैं हम लोग क्रूअल्टी से। लेकिन मैम 2 चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी लास्ट ईयर्स में अगर हम देखें तो कुत्ते ज़्यादा वॉयलेंट हो रहे हैं, ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। और उस पेरेंट से पूछिए जिसके 6 महीने के बच्चे को कुत्ते ने नोच लिया, एक एल्डरली लेडी को कुत्ते ने नोच लिया, अगर उसके घर वालों से आप पूछेंगे कि क्या ऐसे सोल्यूशन पे जाया जाए कि समाज को समझाया जाए कि आप पत्थर मत मारिए, आप पूंछ मत खींचिए, कि ग्रेजुअली समाज इतना अच्छा हो जाए और उसका असर कुत्तों के ऊपर आए तो फिर वो थ्रेट खत्म हो जाएगा। डू यू थिंक कि इस सोल्यूशन से वो परिवार अग्री करेगा? देखिए, अग्री करना चाहिए। मैं क्यों बताती हूँ, हमारे कानून एक कारण से बनाए हैं। कुत्ते ने अगर किसी 6 महीने के बच्चे को काट लिया, 6 साल के बच्चे को काट लिया, या ओल्ड लेडी को काट लिया, ये बात बहुत गलत है। ये होना ही नहीं चाहिए। और उनका दर्द भी वाजिब है, उनका गुस्सा भी वाजिब है, दोनों चीज़ें वाजिब है। ये कहना कि नहीं आप डरिए मत, ये तो होता ही, ये बात गलत है, ये बात नहीं है। बट आपका अगर आपके घर में चोरी होती है या आपके कोई हाथ उठाता है तो ये थोड़ी बोला जाता है कि आप वापस उस पर हाथ उठा लीजिए। ये बोला जाता है कंप्लेंट करिए, कंप्लेन करिए। अग्रेसिव डॉग्स का प्रोटोकॉल है हमारे देश में, उसका भी, उसके पीछे भी पूरी रीजनिंग है कि क्यों वो ये प्रोटोकॉल बनाए। जैसे हर कानून के पीछे रीजनिंग है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जब आपके साथ गुस्सा हो तो उसको निर्दयता में मत बदलिए, उसको सक्षमता में बदलिए। आप ऐसी चीज़ करिए कि आपके आसपास अगर आपकी माता जी कटी, आपका बच्चा कटा है, तो आप आसपास इंश्योर करिए कि और कोई कटे ना। और वो कुत्ते हटा के नहीं होगा, क्योंकि आप कुत्ते हटाएंगे तो बगल वाले लोकेलिटी के कुत्ते आ जाएंगे, कहीं और के कुत्ते आ जाएंगे, चूहे बढ़ जाएंगे। वो होगा अगर आप प्रॉपरली ABC के लिए इंसिस्ट करेंगे। आप म्यूनिसिपल से बोलेंगे कि हमारे यहाँ डॉग्स अग्रेसिव हो रहे हैं, आप इनकी फीडिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ये मैं विनती करती हूँ उनसे कि आप अपना जो गुस्सा है उसको सही डायरेक्शन में चैनल करिए। ये बहुत फेमस केस है, हम सब ने पढ़ा होगा, भनवारी देवी जी का। उनको गैंग रेप कर दिया गया था चाइल्ड मैरिज पे। बट अगर उनके परिवार वाले उन लोगों को जाके मार डालते तो कई लोग कहते हैं हाँ वाजिब है इतना गुस्सा, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उनने कानून बदलवा दिया देश का। विशाखा कमेटी बन गई, कितनी लड़कियां प्रोटेक्ट हो गई। जब आप अपना गुस्सा, अपना दर्द सही चैनल डायरेक्शन में करते हैं तब सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये सोल्यूशन समझना अनिवार्य है। ये मतलब गुस्सा वाजिब होना, गुस्सा भी होना ज़रूरी है, लेकिन गुस्से को कैसे आप उसे सोसाइटी पे ऑन ग्राउंड करेंगे। बस इतना ही फ़र्क है कि कुत्ता जानवर है और आदमी आदमी है। आदमी आपको मारेगा तो आप जल्दी उठा के वापस मारेंगे नहीं, क्योंकि आप डरेंगे कानून से। कुत्ता जानवर है तो आपको लगता है इसको मार दो, बट ये बात सही नहीं है। कानून है, अग्रेसिव डॉग का पूरा प्रोटोकॉल है। मैं बिल्कुल कहूँगी आप अपनी बाइट रिपोर्ट करिए, बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेट होइए। और दूसरा जो आपने कहा कि स्ट्रे डॉग बाइट्स बढ़ रही हैं, अब कितनी एक्चुअली बढ़ रही हैं और क्या मीडिया दिखा रहा है, इसमें भी फ़र्क है।
बहुत सारे केसेस अननेसेसरी बढ़ा के दिखाए जाते हैं। अभी जैसे द्वारका का केस आया, कहा कि एक आदमी को स्ट्रे डॉग्स ने मार डाला। बाद में निकला ना वो डॉग्स अग्रेसिव थे, ना उनने उस आदमी को मारा, ना उसका कोई कॉज ऑफ डेथ उस डॉग से था। बट ये बात मीडिया में उतनी वायरल नहीं हुई, तो कितने लोग मान गए कि कुत्तों ने उसको मार डाला। एक आया केस संभल में कि एक 9 साल की लड़की को कुत्तों ने काट के मार डाला। इन्वेस्टिगेशन पे निकला वो सिटी में थी नहीं, वो जंगल में थी, और जंगली कुत्ते और वुल्व्स से अटैक हुई। अब जंगल में तो शेर भी आपको अटैक कर सकता है, तो ये बात गलत है, वो लड़की मरी, लेकिन क्यों मरी ये फियर साइकोसिस करना। और देखिए आज फियर साइकोसिस का क्या हाल हुआ है। बॉम्बे में एक लड़के ने सुसाइड कमिट कर ली कि उसको रेबीज हो जाएगा कुत्ते काटने से। ये फियर साइकोसिस भी तो सही नहीं है। रेबीज जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, जो वैक्सीन से हट सकती है, उसने एक ही वैक्सीन लगवाई, उसके आगे वैक्सीन नहीं लगवाई और डर के मारे अपने आप को मार डाला। ऑन दी अदर हैंड अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन होती कि डॉग बाइट से ऐसे रेबीज़ नहीं होगी, अगर आप टाइम से वैक्सीनेट होंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगी, इट्स फुल्ली प्रिवेंटेबल, तो आप मतलब तो वो मरता नहीं ना, उसकी भी तो जान एक जान थी। तो ये गलत रिपोर्ट्स और बार बार। अच्छा, और आजकल हम लोग सोशल मीडिया के बहुत आदी हैं। सोशल मीडिया की एक एल्गोरिथम होती है, जो आप देख रहे हो वो आपको बार बार वही दिखाएगा। हाँ, तो आप अगर स्ट्रे डॉग बाइट देख रहे हो और आप देख रहे हो उससे फियर होता है, तो वो बार बार आपके दिमाग में वही डालता जाएगा और उससे आपके अंदर अननेसेसरी डर होगा। नहीं मैम, आई कम्प्लीटली एग्री, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और इस पॉडकास्ट के लिए मैंने कई लोगों से बात भी की, तो अपार्टमेंट में ही आप देखते हो कई बार बाहर कुत्ते बैठे हुए हैं, बाइक से लेके कोई निकला और उसने दौड़ा लिया, उसको हो सकता है काट भी ले। ठीक है, अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, मैंने आपसे शेयर भी किया था, उसके बेटे को काट लिया। लगभग 6 कुत्ते थे, मतलब एक गैंग बना के। तो लग रहा है जैसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और जिन सॉल्यूशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम। और अभी फिलहाल हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग एक खतरे में हैं, और उस खतरे को टैकल करने के लिए इन कुत्तों को हटाना इज द ओनली सोल्यूशन। मतलब आपको मैं स्टेटमेंट ये देना चाहूंगा, अभी जस्ट पॉडकास्ट से पहले मैं उस फ्रेंड से बात कर रहा था, और मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि जिस वक्त तुम्हारे बच्चे को, 11 साल का बच्चा है उसका, और 6 कुत्तों ने मिलकर उसे काटा, और किस्मत से वो मंदिर के पास थे, वो अपनी कुल देवी के मंदिर गए हुए थे, गांव गए हुए थे, तो तुम्हारे हाथ में होता तो तुम क्या करते? तो उसने कहा कि अगर मेरे हाथ में उस वक्त गन होती तो मैं उस वक्त सारे कुत्तों को मार देता। बिल्कुल बात सही है। तो चूंकि और उसे लग रहा है कि अभी फिर कभी वहां जाना होगा, तो कुत्ते वहीं हैं, एक डर बैठ गया है। बिल्कुल। तो ये इमीडिएट सोल्यूशन जो चाहिए लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए, उस पे लोग थोड़ा इमोशनल है और उस पे कोई सोल्यूशन देखिए, चाह रहे हैं। बात ये है ना कि जो इमीडिएट सोल्यूशन की बात हो रही है वो सोल्यूशन है ही नहीं। आप वो 6 कुत्ते हटा देंगे, क्या उसमें और दूसरे 6 कुत्ते नहीं आएंगे? इसकी क्या गारंटी है? क्या हम लोग उस एरिया में कहीं कुलदेवी का मंदिर होगा, मैं अज्यूम करी वहाँ आसपास फॉरेस्ट होगा, आप वो कुत्ते हटा देंगे, क्या आसपास वहाँ के फॉरेस्ट के कुत्ते नहीं आएंगे? क्या मंकीज अग्रेसिव नहीं हो जाते हैं? आगरा में मंकी ने एक बच्चे को उठा के छत से फेंक दिया, बच्चा मर गया, क्या मंकीज नहीं आ जाएंगे? तो ये सोल्यूशन है ही नहीं। अब जो बच्चे को काटा उसके हाथ में गोली होती है, अगर उसके बच्चे को किसी आदमी ने भी मारा होता, उसके हाथ में गोली होती तो वो गोली मार देता। मारनी नहीं चाहिए, कानून के खिलाफ है। वही मैंने कहा, वो डिफरेंस ये है कि वो कुत्ते हैं, ये आदमी है। आदमी ने आपके बच्चे को मारा होता तो आपके मन तो वही होता। देखिए, एक फादर का मन एक फादर का मन है, ये तो हम डिनाई ही नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट वो करेगा। लेकिन सोल्यूशन का कोई मतलब, सोल्यूशन का कोई तुक भी तो होना चाहिए। गुस्सा सोल्यूशन नहीं है, यही मैं कहने के प्रयास में हूँ कि बुरा मानना सोल्यूशन नहीं है। बुरा मानना एक फीलिंग है जो वाजिब है, बट उसको डील करके सोल्यूशन लाना, दैट इज द मेन थिंग। अब आप कह रहे हैं कुत्ते अग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं, अग्रेसिव 100% ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी ह्यूमैनिटी जब ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है, हमारे देश में रोड रेज बढ़ गया है। पहले आप भी गाड़ी चलाते थे, हम भी बचपन में चलाते थे, कहाँ इस तरीके की लड़ाइयाँ होती थी सड़क पे। अब आप रेड लाइट पे 1 सेकंड एक्स्ट्रा रुक ली तो हॉर्न ऐसे बजते हैं जैसे सर दर्द हो जाए। अग्रेशन, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, और इंडिया की भी ये प्रॉब्लम है, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, वहाँ अग्रेशन सोसाइटी में आता है। पॉपुलेशन बढ़ गई है। सेकेंडली, ये जो गलत फहमियाँ फैल गई हैं कि खाना मत खिलाइए, फीडिंग मत करिए। हमारी हिंदू धर्म में नित्य नियम में है कुत्ते को खाना खिलाना। पहली रोटी गैया, आखिरी रोटी कुत्ता।
और ये बार बार बोला है स्कंद पुराण में, अपने पाप को कम करने का एक तरीका है कुत्तों को खाना खिलाना। भविष्य पुराण में, कहीं पे भी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ क्यों भैरव का रूप दिया है। पितृपक्ष में सब लोग कुत्ता ढूंढते हैं खिलाने के लिए, क्यों क्यों करा है। हिंदुइज्म बहुत साइंटिफिक रिलीजन है, वेरी वेरी साइंटिफिक रिलीजन। एक साइंटिफिक रिलीजन ने क्यों ये पॉइंट बोला, क्योंकि जब आप कुत्ते को खिलाते हैं उसके बहुत फायदे होते हैं। एक, सबसे पहले आपकी खुद की संवेदनशीलता, सहनशीलता बढ़ती है। सेकेंडली, वो डॉग अग्रेसिव नहीं होता है कभी। आप उसको खिलाएंगे, डॉग आपको अपना समझेगा। कुत्ता जो आदमी खाना खिलाता है उसके प्रति बहुत वफादार होता है। ये तो मतलब साइंस क्या है, ये तो पूरी दुनिया की, एवरीबडी नोज दैट। तो सोसाइटी की तरफ वफादार होता है, ह्यूमैनिटी की तरफ वफादार होता है। अच्छा, स्ट्रे डॉग ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पता है। दिस इज़ अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। हमारे संस्कृत में स्ट्रे डॉग के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारे संस्कृत में एक ही शब्द है, स्वान। स्वान ना स्ट्रे ना पेट, कुत्ता कुत्ता था। ठीक बात। तो कुत्ते को खिलाना उससे ही। थर्ड, डॉग सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं जब उनको लगता है कि ये सोसाइटी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। कितने गरीब नेबरहुड्स हैं जहाँ RWA नहीं पॉसिबल है, गार्ड्स नहीं पॉसिबल है। रात को अगर चोरी करने आएंगे और वहाँ के डॉग्स वेल टेकन केयर ऑफ होंगे तो वो कुत्ते भौंक कर रेजिडेंट्स को जगाएंगे। अभी मुंबई में केस हुआ है, एक लड़की 6 फुट 8 इंच या 6 फुट 9 इंच का आदमी था, छोटी सी लड़की थी, उसको पकड़ के गला दबा के ज़मीन पे गिरा दिया था। कुत्ता आया, भौंका, लड़ा, अपनी जान भी शायद दे दी वो लड़की, लेकिन बच गई। डॉग्स विल प्रोटेक्ट। और ये बात आप जब बहुत लड़कियों से पूछेंगे जो अकेले सड़क पे जाती हैं, वो आपको बताएंगे कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस सो दैट इट साउंड्स बेटर, कि वो दे वुड रादर हैव डॉग्स ऑन द स्ट्रीट देन हैव रैंडम मेन ऑन द स्ट्रीट। एक छोटा सैंपल हम लोगों ने सर्वे किया भी था उस दिन। हाँ, मतलब एज अ गर्ल, नहीं कोई भी होगी, 3-4 लड़के बाइक पे घूम रहे हैं सड़क पे, डर लगता है। कुत्तों से उतना डर नहीं लगता है। तो डॉग्स, और डॉग होता है तो लगता है कि कम से कम हम चिल्लाएंगे तो कोई तो आएगा। तो डॉग्स के गुड फंक्शंस भी हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कन्वर्ट क्यों नहीं कर लेते हैं इनटू अ प्रोटेक्शन। जब हमारे कुत्ते आर्मी में यूज़ होते हैं सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने में, पुलिस में यूज़ होते हैं फोर्सेस को प्रोटेक्ट करने में, तो क्या सड़कों में नहीं यूज़ हो सकते अपार्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने में? तो जो कहते हैं ना अपार्टमेंट के बाहर कुत्ते वो कर, कितने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में ये होता है कि कुत्ते को आप खाना मत खिलाइए, जो खिला रहा है वो हैरेस हो रहा है। कितनी लड़कियों के केसेस हैं पर जी, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, जो मैं अभी रिसेंटली डील कर रही हूँ। कुत्ता खिलाने के लिए कपड़े फाड़ दिए गए, कुत्ता खिलाने के लिए पीट दिया गया। अब जो आपका कुत्ता, वो कुत्ता देख रहा है कि ये खाना खिलाती है, इसको ये सोसाइटी वाले पीट रहे हैं, तो वो कुत्ता तो उस खाने खिलाने वाले के लिए वफादार है ना, तो वो तो उसको अटैक करेगा। आपका पालतू कुत्ता होगा तो भी अटैक करेगा, बट डिफरेंस ये है कि अगर आप पालतू कुत्ते को खिलाओगे तो कोई पीटेगा नहीं आपको। तो ये एक ये पूरा इसकी माइंडसेट चेंज करना इम्पोर्टेंट है। तो मैम यहाँ पर इस केस में क्या कुछ फैक्ट्स सबमिट किए गए, कुछ रिसर्चेस सबमिट की गई, कुछ डेटा सबमिट किया गया, और इसको एनालाइज करने के लिए क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी का सहारा लिया गया? देखिए, अभी तक तो जो केस हुआ है वो सुओ मोटो हुआ है, मतलब एक भावुक तरीके से जजमेंट दे दिया गया। अभी तक तो सुनवाई भी नहीं हुई थी, पहली बार अच्छे से सुनवाई हुई है। सुनवाई में तो फैक्ट्स, डेटा, रिसर्च तो इतने सबमिट किया गया कि 20 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट सुनता ही रहा, क्योंकि इतना डेटा है। जैसे मैंने कहा, हम लोग पहला देश नहीं है, हम लोग आखिरी देश नहीं है। तो इतना डेटा, इतनी साइंस, इतने देश अटेम्प्ट कर चुके हैं, स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इतनी टेक्निक्स सब है, तो वो सब प्रेजेंट किया गया। हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट जो आया है और ABC रूल्स जो 2023 में आए हैं, बहुत पुराने नहीं हैं ये रूल्स, इनके बारे में लेजिस्लेटिव डिबेट्स तक बताई गई कि पार्लियामेंट में क्या डिबेट हुई। जो आज आप सब सवाल पूछ रहे हैं वो सब पार्लियामेंट में भी पूछे गए। पार्लियामेंट में क्या डिबेट्स हुई, क्यों पार्लियामेंट ने अक्रॉस पार्टी लाइंस इसके लिए वोट किया, वाई डिड पीपल अंडरस्टैंड, ये सब भी बताया गया। इस रूल्स का इंटेंशन क्या था, इसका होप क्या था, ये भी बताया गया। तो ये सब है। जहाँ तक एक्सपर्ट कमेटी है, अभी देखिए, अभी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया नहीं है, तो अभी तो कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी नहीं है। बट एज लॉयर्स हम सब लोगों ने यही बोला है कि एक एक्सपर्ट कमेटी की ज़रूरत है। हम सब लोगों ने क्या, RSS के पूज्य संचालक जी मोहन भागवत जी ने भी यही समझाया जब उनने बात करी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की, तो उन्होंने यही कहा कि दिल्ली में बहुत हो हल्ला हुआ, और लेकिन कुत्तों का हमारे साथ रहना तो अनिवार्य है। ये हमारी संस्कृति का भी पार्ट है और ये साइंस का भी पार्ट है।
क्योंकि वो खुद एक वेटनेरियन है, जी। और उनने कहा कि ये डिसीजन एक्चुअली एक्सपर्ट्स को लेना चाहिए कि कैसे मैनेज करें, क्या करें, क्यों करें। अब देखिए AWBI ने एक सर्कुलर निकाल दिया। यही होता है जब भावुक होके करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप तुरंत निकालिए, तो उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा कुत्तों को रख लीजिए आप गोचर ज़मीन पे और गौशालाओं में। दिल्ली में अभी एक औरत मरी है रेबीज से क्योंकि उसने रैबिड काऊ का दूध पी लिया। गौशालों से कितने बच्चे, कितने लोग दूध पी रहे हैं, वहाँ आप रख दें, वहाँ कोई मॉनिटरिंग ना हो, पता ना चले। रेबीज किसी भी मैमल को हो सकती है। तो ये भावुक सोल्यूशन से सिर्फ डैमेज क्रिएट होता है। इसीलिए कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर वापस लिया, वरना सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर स्टे करना बड़ी बात है। वो करते, मतलब उनके पास कोई रीज़न नहीं होता है। उनको भी समझ आया कि मे बी इसमें साइंस जो है वो वेल थॉट आउट है, कुछ और डायमेंशंस हैं, हाँ वेल थॉट आउट है। और जब इस बार हियरिंग हो रही थी और जब पूरी साइंस हो रही थी, तो बार बार जस्टिस विक्रम नाथ जी ये कह रहे थे कि हमने बोला ही नहीं सारे कुत्ते हटाने को, क्योंकि हमें भी समझ आता है कि उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, एंड प्रॉब्लम्स ह्यूमंस के लिए होंगी। डॉग्स को आप, मतलब मैं कहूँगी ह्यूमन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ डॉग्स लाइफ, ठीक है, वो बात है, आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, बट ह्यूमन लाइफ पे जब थ्रेट आ रहा है तो फिर किसकी लाइफ की बात करी जाए। तो ये फैक्ट है। अब होप करते हैं कि साइंटिफिक कमेटी आएगी, एक्सपर्ट कमेटी आएगी, जो हम आपको पॉडकास्ट में समझा रहे हो, साइंटिफिक कमिटी पूरी समाज को समझाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, क्या इसमें पेट डॉग्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं? नहीं, पेट डॉग्स के लिए कोई रूल्स नहीं है इसमें, ना पेट डॉग से उन्होंने डील किया, ना वो आई थिंक इस एरिया में जाना चाहते हैं। कुछ लोग ब्रीडर्स एंड ऑल के बारे में बात करने की कोशिश करी कुछ लॉयर्स ने, बट सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट एन एरिया दे वांट टू डील विद। ब्रीडिंग ऑफ कोर्स इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके कारण हमारे स्ट्रे डॉग्स बहुत बढ़ भी रहे हैं। हमारे यहाँ इसमें भी एक तरीके का कोलोनियलिज्म चल रहा है। लोगों को चाहिए ब्रीड वाले कुत्ते, अपने कुत्ते नहीं चाहिए। हम लोग अपने कुत्तों को मतलब समझते हैं पता नहीं ये तो क्या है, कोई ब्रीड का कुत्ता हो जिसके बाल लंबे हों, जो ज़्यादा सुंदर हो तो वो बेटर है, और इसके कारण इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग हो रही है। आप व्हाट्सएप पे कुत्ता पपी खरीद सकते हैं, मतलब ये हाल है हमारे देश में। तो इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग से क्या होता है कि जब वो ब्रीडर जो फीमेल है बच्चे दे रही उससे थक जाती है, उसको सड़क पर डाल देते हैं। जो पपीज़ नहीं बिकते उनको सड़क पर डाल देते हैं, और स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो और कुत्ते अडॉप्ट नहीं होते। जो नेदरलैंड्स ने किया, उनने ब्रीडिंग को बहुत ज़्यादा रोक दिया। उनने कहा कि ब्रीडिंग बहुत हम लोग बहुत उसे मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट करेंगे, एंड अगर आपको अडॉप्ट करना है, आपको डॉग चाहिए तो आप स्ट्रे डॉग अडॉप्ट करिए। And it became in the world's first country with no stray dogs, without any shelters, without any culling. Scientifically उन लोगों ने सब stray dogs को घर दिला दिए। तो ये बात भी, अभी तो हियरिंग शुरू हुई है, ये सब solutions बाद में आएंगे, these are later solutions, but this is a very big solution कि हमें अडॉप्ट करने चाहिए, हमें अपने देश के कुत्ते अडॉप्ट करने चाहिए। हमारे देश के कुत्ते इसी क्लाइमेट के लिए बने हैं, इसी इन्वायरमेंट के लिए बने हैं, ईजियर पेट्स हैं, एंड इंस्टिंक्टिवली बेटर सर्वाइव करते हैं इंडिया में। अब तो पुलिस भी इंडियन डॉग्स को ट्रेन कर रही है। इस बार जो डॉग ट्रेनिंग में फर्स्ट आया है वो रामपुर हाउंड है, इंडियन है। ओवर ऑल द जर्मन शेपर्ड्स, ओवर ऑल द गोल्डन रिट्रीवर्स, एक इंडियन डॉग ने पूरी ट्रेनिंग बेस्ट करी, बिकॉज दे आर सूटेड फॉर अस। तो ये एक, हाँ, बट पेट डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, दे आर नॉट गोइंग इन दैट। एंड पेट डॉग्स का रेगुलेशन करना भी अभी कहीं लॉ में भी नहीं है। डिफरेंट म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ बना रही हैं कि आप माइक्रोचिप करिए, माइक्रोचिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करिए। मैं तो कहूँगी पेट डॉग्स को न्यूटर करिए, न्यूटरिंग इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर पेट डॉग्स, क्योंकि डॉग्स को भी कैंसर होता है, बहुत और बीमारियाँ होती है, अग्रेशन बढ़ता है पेट डॉग्स के लिए भी। आपका कुत्ता अग्रेसिव होगा, आपका वेट सबसे पहले बोलेगा इसको न्यूटर करें। न्यूटरिंग इज़ गुड फॉर पेट डॉग्स ऑल्सो। एंड रजिस्टर कराइए, ताकि अगर कुत्ता अबैंडन करे कोई तो पता लगे किसने किया है, उसकी क्राइम होनी चाहिए। तो ये दीज आर थिंग्स जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ करनी है, बट कोई सेंट्रल लॉ भी बना नहीं है इसमें। मैम, यू सेड दैट यू आर अ चाइल्ड एक्टिविस्ट, तो थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने शुरू किया और क्या क्या किया इसमें आपने? अच्छा, तो ये जो अभी आपने सवाल पूछा, ये मेरे दिल के सबसे करीब सवाल है जी। मैं 8-9 साल की थी, हरिद्वार में मेरी माता जी डीएम थी। उसी समय बुज का अर्थक्वेक हुआ था। बुज के अर्थक्वेक में बहुत लाखों लोग मरे थे, बहुत बच्चे अनाथ हुए थे। हरिद्वार एक रिलीजियस जगह है, वहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, वहाँ बहुत सारी चैरिटीज़ हैं, तो वहाँ अनाथालय हैं। हमारे देश में, जैसे मैंने कहा, अनाथालयों की बहुत कमी है।
उत्तर प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी अनाथालय नहीं है, तो बहुत कमी है। जी। तो भुज से बहुत बच्चे वहाँ भेजे गए थे। तो वहाँ एक लड़की आई थी जो मुझसे 2 साल छोटी थी, जिससे मेरी बहुत घनिष्ठ दोस्ती हो गई। फिर बड़े हो गए, मैं अलग, मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग अलग हो गए, लेकिन हम लोग एक दूसरे को खत लिखते रहे। फिर बाद में इंटरनेट का ज़माना आया तो फेसबुक पे एक दूसरे को मैसेज Okay. करते रहे, तो दोस्ती बनी रही। जी। मैं कॉलेज चली गई। जब मैं कॉलेज गई तब उसका 12th था, तो उसने मुझे एक 12th के बाद भी बोला कि दीदी ऐसा ऐसा है, मैं अच्छे मार्क्स ले आई हूँ, 80s में कुछ लाई थी वो, एंड मुझे कॉलेज जाना है। हम्म। तो मैं थोड़ी सी इंटाइटल भी थी, सरकारी बच्चा थी, तो मुझे लगा सरकार कर देगी सब कुछ। मैंने अपने मम्मी पापा को कांटेक्ट किया कि इसका प्लीज़ करा दीजिए। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात बोली जो मुझे बिल्कुल अंदर से हिला दी। उन्होंने कहा, पुलोमी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है कि एक अनाथ बच्चा कॉलेज पढ़ सके। देयर इज़ नो स्कॉलरशिप स्कीम फॉर देम। हमारे पास स्कॉलरशिप स्कीम है ओबीसीज के लिए, एससीज के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, ऑर्फन्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ स्कीम्स है जिसमें आप कह सकते हैं टेक्निकली ऑर्फन इंक्लूडेड है, EWS, बट इनमें जिनके पेरेंट्स हैं वो लड़ के फॉर्म भरवा देते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर देते हैं। अनाथ के लिए कौन करेगा? उस अनाथ बच्चे के लिए स्कीम एक अनाथ बच्चे के हिसाब से बनानी पड़ेगी, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। उसके कोई स्कीम नहीं थी, तो चलिए उसका तो हम लोगों ने प्राइवेटली करा दिया। लेकिन ये एक आग शुरू हो गई मुझ में कि ये बच्चे शायद देखे ही नहीं गए हैं पॉलिसी में। हमारे सारे 5 ईयर प्लान्स में अनाथों का रेफरेंस 2 या 3 ही बार है। 11th 5 ईयर प्लान में तो रेफरेंस था ही नहीं, द वर्ड ऑर्फन्स वाज नॉट मेंशन्ड। तो ऐसी चीज़ें कि पॉलिसी से बिल्कुल ही गायब है, आंखों से बिल्कुल ही धुंधले हैं ये बच्चे, हैं ही नहीं। उससे स्टार्ट हुई है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत बुरा लगा कि हम लोग गए वेबसाइट पर जहाँ पे सारे बच्चों के नंबर्स लिखे होते हैं। गरीब गरीब देश इथोपिया, इंडोनेशिया के पास ऑफिशियल नंबर था और इंडिया का लिखा था यूनिसेफ एस्टिमेट्स। हमारे इतने सेंसस हुए हैं और इंडिया का सेंसस दुनिया भर में जाना जाता है। इन अ वे वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री का सेंसस है ये। हम लोग अनाथों को नहीं गिनते इस सेंसस में अलग एज अ कैटेगरी। तो इसके बाद जब मैंने ये सब रिसर्च करना शुरू किया, फिर मैं देश भर ट्रैवल करी, मैं 100 अनाथालय गई, मैंने उनकी प्रॉब्लम समझी और जो मैंने रिसर्च करी उसकी मैंने एक किताब लिखी। तब मैं लॉ स्टूडेंट थी। उस किताब का नाम मैंने रखा वीकेस्ट ऑन अर्थ। और ये बात इसलिए, ये मैंने नाम इसलिए रखा क्योंकि जो बच्चा एक दिन का नगर निगम की डस्टबिन में फेंक दिया गया, उससे कमज़ोर ना कोई जानवर है ना कोई ह्यूमन बीइंग है। वो जेन्युइनली वीकेस्ट चाइल्ड ऑन अर्थ है। तो मैंने उसका नाम रखा वीकेस्ट ऑन अर्थ ऑर्फन्स ऑफ इंडिया। अच्छा, तब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे बहुत लगा मैंने किताब लिख ली, अब दुनिया बदल जाएगी, सब पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये मैंने सीखा। उसके बाद मैं जब लॉयर बन गई तो मैंने एक PIL करी सुप्रीम कोर्ट में कि इन बच्चों को रिकग्नाइज़ किया जाए, कि इन बच्चों के लिए हमारे सेंसस होना चाहिए, इन बच्चों के लिए एजुकेशन होना चाहिए, इनके लिए स्कीम्स होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने मांगी, इन बच्चों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर हम अपने देश में कहते हैं कोई भी बच्चा कमज़ोर है किसी भी कारण से, आर्थिक, सोशली, एजुकेशनली, और उसको रिजर्वेशन देते हैं, तो अनाथ बच्चे को तो रिजर्वेशन देना अनिवार्य है। तो ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में रखी कि ये सभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं। जब मैंने अपनी PIL करी उसके बाद यूनियन बजट डबल हो गया ऑर्फन्स के लिए। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन में ऑर्फन्स को एक्सप्लिसिटली इंक्लूड किया और इंस्ट्रक्शंस दिए सारे स्टेट्स को कि इन बच्चों का एडमिशन स्कूल में बिल्कुल प्रायोरिटी पे कराया जाए। तो ये बच्चे जो ओपन स्कूल में पढ़ा दिए जाते थे, अब इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो इन्हीं को चाहिए ना। उसके बाद सेंसस में काउंट होंगे बच्चे। ये कई प्रदेशों ने, कई राज्यों ने इनके लिए पॉलिसीज़ बदली हैं। उत्तराखंड ने 5% रिजर्वेशन दिया है, महाराष्ट्र ने 1% रिजर्वेशन दिया है, कई लोगों ने बजट इन्हांस किया है, कुछ लोगों ने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से ऑर्डर मिला है कि इनको हम लोग OBC में काउंट कर सकते हैं। तो काफ़ी चेंजेस हम लोग, हाँ, इस पे अभी, लेकिन अभी काफ़ी लंबा रास्ता है। मैं कहूँगी अभी बहुत अभी जब तक हर बच्चे को सोसाइटी देखती नहीं है। और फिर हम लोगों ने एक और चीज़ स्टार्ट करी, हमने एक सोसाइटी को जोड़ने की कोशिश करी अनाथालयों से। पहले मैं खुद करती थी, मैं अपनी हर होली हर दिवाली अनाथालय में मनाती थी, क्योंकि हम लोग तो अपने परिवार घर वाली होली करते हैं, पर वो बेचारे बच्चे अपनी दीवारों के अंदर सुनसान तरीके से, और अनाथालय एक तरीके से जेल है। आप अंदर चले गए, आप बाहर नहीं आ सकते, आप घूमने नहीं जा सकते, आप बाज़ार नहीं जा सकते। तो बच्चे उन दीवार के अंदर सुनसान बैठे, उनके पास कोई परिवार नहीं है।
तो उन्हीं के साथ रंग खेलना, उन्हीं के साथ लक्ष्मी पूजा करना। फिर धीरे धीरे मैंने अपने दोस्तों से बात करी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। तो अब मैं एक वो करती हूँ अनाथों वाली दिवाली, अनाथों वाली होली। और मैं सबसे यही कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा दें, सबसे ज़रूरी है आप समय दें, आप उनको एक आवाज़ दें, उनकी बात सुनें, उनको पहचानें, उनको देखें, उनको धुंधला मत कर दीजिए अपनी एग्जिस्टेंस से। आपस में लड़के इस मुद्दे का कोई सल्यूशन नहीं आने वाला है। हम लोग आपस ही में अगर बोलते रहेंगे नहीं हटने चाहिए, नहीं हटने चाहिए, हमें मिलकर एक आवाज़ में बताना है सरकार को कि ये प्रॉब्लम है, ये एग्जिस्ट करिए, हम सब मानते हैं। बच्चे कट रहे हैं, बड़े कट रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ी, एंड एज एन एनिमल लवर मैं नहीं चाहती कोई भी कुत्ता सड़क पे रहे, क्योंकि कुत्ते की सड़क पे भी ज़िंदगी अच्छी नहीं। जो कुत्तों से प्यार करते हैं वो भी नहीं चाहते, जो कुत्ते से नहीं प्यार करते वो भी नहीं चाहते। तो जब हम लोग सेम चीज़ चाहते हैं, आपस में सोल्यूशन पे लड़ के हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं होने दे रहे हैं, एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। हम सबको मुद्दा उठाना है और बोलना है कि आपका जो म्यूनिसिपल सोल्यूशन जो ऑलरेडी लॉ में वो तो करिए। और दूसरा ये जो फैल गया है कि एबीसी काम नहीं करता है, किसी ने कभी सुना कि एबीसी क्यों नहीं काम करता? 2021 से 2025 5 साल एबीसी की फंडिंग नहीं हुई, 0 रुपीज़ दिए गए हैं। ये बात लोकसभा में बोली गई है। जिस प्रोग्राम को आप पैसे नहीं देंगे उसकी सक्सेस या फेलियर की क्या बात करनी, वो प्रोग्राम इन अ वे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो गारंटीड फेलियर है। हाँ, तो एबीसी के रूल्स नहीं खराब है, उसका इम्प्लीमेंटेशन खराब हुआ है। तो हम लोगों को सरकार से ये मुद्दा उठाना है, उनसे ये बोलना है कि आप प्लीज़ इसको अब करिए, इस पे फोकस करिए। ये प्रॉब्लम है जो सिटीजन्स को अफेक्ट कर रही है ऑन बोथ साइड्स। तो हम लोग साथ मिलके जब ये कॉन्वर्सेशन करेंगे तभी ये बात बढ़ेगी, लड़ के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री। हाँ। मैम एक चीज़ और, बहुत सीधा सा सवाल है, इंसान या कुत्ते, फोकस, केयर, प्रायोरिटी कुत्तों को देनी चाहिए या इंसान को? देखिए इसमें दो राय हैं। ऑब्वियसली इसका तो आंसर बहुत सिंपल है कि इंसान की लाइफ में, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इम्पोर्टेंट है। बट एक नरेटिव बन गया है सोसाइटी में कि जो लोग कुत्तों की परवाह करते हैं वो इंसानों की नहीं करते हैं। और मैं कहूँगी एक्सट्रीमिस्ट दोनों तरफ हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल मतलब नहीं है। एक कुछ लोग हैं जिनको लगता है सिर्फ कुत्ते नहीं सारे जानवर मार डालने चाहिए, और कुछ हैं जो सोचते हैं कि बिल्कुल ही कुछ समस्या ही नहीं है और कुत्तों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये दोनों टाइप के एक्सट्रीमिस्ट, बट एक्सट्रीमिस्ट आर नॉट द मेजॉरिटी। ज़्यादातर लोग एक सेंट्रल पाथ पे हैं जो ये प्रॉब्लम समझ भी रहे हैं, सोल्यूशन से ग्रैपल नहीं कर पा रहे हैं, सोल्यूशन ना समझ के भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। ज़्यादातर लोग बीच में हैं, एंड ये बात गलत है। जो लोग कुत्तों की परवाह नहीं करते वो इंसानों की नहीं करते। जैसे मैंने कहा, मेरी पूरी ये कहानी शुरू हुई बच्चों की परवाह करके। मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ऑर्फन्स, अनाथ मेरी धड़कन है। तो अनाथों के कारण ये पूरी कहानी शुरू हुई, और अनाथों से जो मैंने संवेदनशीलता सीखी वही मैंने कुत्तों पे लगाई है। तो जो लोग काइंड हैं, अ काइंड पर्सन विल बी काइंड टू एवरीबडी। आइदर आप काइंड हैं या आप काइंड नहीं हैं। और जो आदमी क्रूर है वो ज़रूरी नहीं सिर्फ कुत्ते की तरफ क्रूर हो, वो हर आदमी की तरफ क्रूर होगा। अगर आदमी कुत्ते को लात मारता है, जो कुत्ता उसे कुछ कर नहीं रहा है, या पत्थर फेंकता है, वो घर जाके ज़रूरी नहीं है कि अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाएगा या चिल्लाएगा, चीखेगा नहीं। या जो औरत ऐसा करती है वो अपने बच्चे को नहीं मारेगी, क्योंकि क्रूरता एक स्टेट ऑफ माइंड है। एंड ये बात साइकोलॉजी में बहुत कॉमन है। एनिमल क्रूएल्टी इज़ द प्रीकसर टू ह्यूमन वायलेंस। ये फैक्ट है। FBI में अगर आप कन्विक्ट हुए हो फॉर एनिमल क्रूएल्टी, अगर आपके पास कोई भी कन्विक्शन है कि आपने जानवर को काटा है, मारा है, कुछ भी किया, तो FBI आपको ज़िंदगी भर ट्रैक करेगी, क्योंकि उनकी ये बिलीफ है कि अगला स्टेप आप ह्यूमन बीइंग पे क्राइम करोगे। ये एक क्रिमिनल साइकोलॉजी में प्रोफाइलिंग में देखा जाता है। जो लोग सीरियल किलर्स हैं, जिन लोगों ने बहुत मर्डर्स किए हैं, उनकी लाइफ में स्टार्ट हुआ एनिमल के साथ टॉर्चर करके। ये बार बार साइंस ने दिखाया है, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक साइकोलॉजी का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट ये कहते हैं डिस्कवरीज वाज द मिरर न्यूरॉन इन ह्यूमन बीइंग्स। मिरर न्यूरॉन मतलब कि हमारे दिमाग में एक कैपेसिटी थी दूसरे का दर्द समझने की, जिसको कहते हैं एम्पैथी। दिस वाज एक्सक्लूसिव टू ह्यूमैनिटी, तभी हम लोग सोसाइटीज़ बना पाए। अगर, लेकिन वो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है। अगर आप बार बार क्रूरता करते जाओगे तो वो आप कैपेसिटी कम कर दोगे। आजकल देखिए हमारे देश में क्या हुआ, नीनो तांदिया को नॉर्थ ईस्टर्न होने के लिए मार डाला गया। निक्की भाटी एक लड़की को जला दिया गया।
मतलब कोई नॉर्मल आदमी अपनी वाइफ को जला सकता है? कोई किसी को जला सकता है? जिंदा जलाना के लिए कितनी दिल में क्रूरता चाहिए होगी? वो क्रूरता एक दिन में नहीं आई है। आप बार बार वायलेंस से अपने आप को एक तरीके से एक्सपोज करते हो और अपने आप को नंब करते हो। मतलब कई देश हैं जहाँ पे लड़कियों पे छेड़खानी नहीं होती, रेप नहीं होता, उनके यहाँ रेप हो जाए तो पूरा हो हल्ला मच जाता है। हमारे यहाँ हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बुरा लगता है, लेकिन हो हल्ला नहीं लगता है, क्योंकि इतनी आदी हो गए हैं नेगेटिव न्यूज़ के। तो ये क्रूअल्टी भी इसी तरीके से चलती है। तो अगर आप क्रूअल्टी अलाउ करोगे, आप अपने बच्चों में इनकरेज करोगे, तो वो बड़े होकर सोसाइटी क्रूअल बनती है। True. इसीलिए मतलब जो मैंने हिंदुइज्म के बारे में कहा, हिंदुइज्म में इसीलिए लिखा था कि सोसाइटी को सॉफ्ट रहना चाहिए, सोसाइटी को एनिमल्स की तरफ केयर करनी चाहिए। पूरी दुनिया में आजकल एम्पैथी पढ़ाई जा रही है एज पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, क्योंकि लोग कहते हैं कि एम्पैथेटिक लोग जो होते हैं वो ज़्यादा रूल फॉलो करते हैं, वो लॉ का ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, सोसाइटी एक साथ ऊपर उठती है। और एम्पैथी कैसे पढ़ाई जा रही है? चाहे वो मेक्सिको में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, पढ़ाई जा रही है थ्रू एनिमल केयर, थ्रू एम्पैथी टुवर्ड्स एनिमल्स, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू एम्पैथी। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये कहना कि जो लोग कुत्तों के परवाह करते हो, बच्चों की नहीं कर रहे हैं, या दिस इज़ अ ह्यूमंस वर्सेस डॉग्स इशू, ये बात ही गलत है। दिस इज़ अ इशू ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन बोथ साइड्स, एंड इट शुड बी सॉल्व्ड विथ ह्यूमैनिटी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जब ह्यूमैनिटी को हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी अनयूजुअल है। हमारा आर्टिकल 51 ये नहीं कहता है कि आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए, कहता है एम्पैथेटिक होना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। कंपैशन इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ बीइंग एन इंडियन। ये क्यों कहा है? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता था कि सोसाइटी राइजेज व्हेन काइंडनेस इज मोर, नॉट व्हेन क्रूअल्टी इज इंक्रीज्ड। कंप्लीटली एग्री। मैम, कुत्तों की तरफ से बहुत बड़े बड़े वकील लड़े, हमने सुना है। आखिर कौन से वो बड़े नाम थे? कुत्तों की तरफ से एक तरीके से ये इंडिया की बहुत हिस्टोरिक हियरिंग थी, क्योंकि एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस में एंड मेरी नॉलेज में कभी इतने सीनियर एडवोकेट्स, चाहे वो आप उनको ऑन लिबरल कहें, राइट विंग कहें, सेंटर, जो भी कहें, अक्रॉस पॉलिटिकल बिलीव्स, एक कॉज के लिए साथ आए हैं, ये मैंने नहीं देखा है। ये थे के वेणुगोपाल, हमारे जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, फिर कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, मेनका गुरुस्वामी जी, विवेक सिंह जी जो अभी विकास सिंह जी जो अभी बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, राजू रामचंद्रन जी, सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ लूथरा, बहुत नाम, मतलब मुझे अब सारे नाम, प्रशांत भूषण जी, जेसाई दीपक जी, महेश जेठमलानी जी अपीयर नहीं कर पाए, बट उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैं अपीयर नहीं कर पाया क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला हियरिंग का। लेकिन इतने लॉयर्स थे कि जस्टिसेस भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बस अब एंड इसका एक कारण है, एज लॉयर्स हम लोगों, वी आर असिस्टेंट्स टू द कोर्ट। हमारा काम है कोर्ट को असिस्ट करना सही डिसीजन आने का, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आवर जॉब। तो जब ये फीलिंग होने लगी इतने सीनियर लॉयर्स में कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो अनसाइंटिफिक है और वो गलत है, तो उनकी पर्सनल बिलीव्स असाइड करके वो लोग लड़े हैं फॉर साइंस, फॉर साइंस, फॉर द करेक्ट थिंग, कि लॉ गलत ना हो जाए, कोर्ट गलती ना कर दे, तो गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए। भावुक होके, वही मैंने कहा, इमोशन में डिसीजन ना हो जाए, लॉजिक से हो, काम माइंड से हो। तो ये इसलिए इतने सीनियर लॉयर्स अपेयर करें, और जेन्युइनली आई थिंक इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे हिस्टोरिक हियरिंग रही है। मैं तो सबसे मजाक करती हूँ कि स्ट्रे डॉग्स ऑफ इंडिया की जो जितनी फीस दी है इन लोगों ने, उतनी तो शायद दुनिया में कोई अफोर्ड नहीं कर पाया है। बात है मैम, यू वर टॉकिंग अबाउट सम कर्मा थिंग, हाँ, वो एक शेयर करिएगा। मैं हमारे धर्म में, मैंने पहले भी कहा है, बार बार एक कुत्ते का रोल रखा है, भैरव का रूप दिया है। पितृपक्ष में हमारे यहाँ कहा है कि आप अपने पितरों के पुण्य, उनके कर्म को वो करने के लिए आप कुत्तों को खिलाइए। नित्य नियम में दिया है, भूत बलि में दिया है, बहुत जगह दिया है। इसका मेरा मानना है एक कारण है कि ये जेन्युइनली कुत्ते जो होते हैं एज एनिमल्स, उनकी वफादारी के बारे में हम सब बात करते हैं, उनकी एक अनकंडीशनल लव होता है। एक कुत्ता जो 100 बार पिटा भी है, उसको थोड़ी सी काइंडनेस दिखाएंगे, वो काइंड हो जाएगा। और जो क्लाइंट मुझे इस केस में लाई, कामना पांडे जी, लखनऊ की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, उनको खुद एक कुत्ते ने काटा तो उनकी 36 स्टिचेस लगी थी, और फिर उनने वही कुत्ता अडॉप्ट कर लिया और वही कुत्ता उनका फेवरेट हो गया, उसी के साथ रहा। तो वही मतलब, तो उनको खिलाने से हमारा कर्म हल्का होता है।
और अभी तो एक केस हुआ, गलगोटियाज ने शायद 40-50 कुत्ते अपने कैंपस से हटाए, एक्टिविस्ट लड़े, कहा गैर कानूनी है, कुत्तों को टॉर्चर होगा, नहीं माने। और आज इंटरनेशनली एक कुत्ते ही ने उनको ऐसा एम्बैरेस किया है। अब इसका कोई कार्मिक कनेक्शन है नहीं, ये तो भगवान ही बता पाएंगे। बट मैं बिलीव करती हूँ कि जो कुत्तों को खिलाते हैं, जो इस नित्य नियम में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारी संस्कृति के हिसाब से इनको इज्जत देते हैं, प्रेम देते हैं, उनको भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक बात। उनकी नज़र सही में कम होती है, उनको एक तरीके से एक आवाज़ मिलती है और उनकी आवाज़ बढ़ती है, उनका शान बढ़ती है और उनकी ज़िंदगी में दिक्कतें कम आती हैं। ये मेरी बिलीफ है। और अब आप देख ही लीजिए कितनी आवाज़ कुत्तों को मिल गई। ठीक बात। एक तरीके से लंबी फेरिस्त। हाँ, हाँ, इतनी लंबी लिस्ट है कि मुझे याद ही नहीं है। 3 दिन हियरिंग चली है और तब भी वकीलों की कमी नहीं थी। वो तो जजेस, उनका खुद भी इतनी हियरिंग के बाद उनको भी लगा अब क्या सुने, और बात भी सही है, सब पॉइंट्स बोल दिए गए, बट वकील अभी हमारे पास बहुत और थे, और बातें अगर कभी करनी पड़ी तो वकील होंगे। मैम, उम्मीद करते हैं कि हमने आपके बारे में जाना और जो मुद्दा था आज का स्ट्रे डॉग्स, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आज जिस मुद्दे पे हम लोग ने बात की, उस पे आपकी राय कुछ भी हो सकती है। आप कुछ बातों से अग्री करेंगे, कुछ से डिसअग्री करेंगे, लेकिन सोचिए, समझिए, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करिए, रिसर्चर्स पे जाइए। अगर आपको कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग वर्थ वॉचिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पा रहे हैं। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।